हेलो। हाय सिद्धांत, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है सिद्धांत? हाँ सर। ओके। वेट, एक और जन है। लेट हर ज्वाइन देन विल स्टार्ट। ओके। हेलो। हाँ सिद्धांत, बोलो। हाँ सर, एक 2 मिनट में ज्वाइन हो जाओ क्या ना? एक 2 मिनट हाँ दीजिए ठीक। थोड़ा सा। हाँ। लेट मत करना। यस यस यस। ओके।
हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिद्धांत, आप आ गए? सिद्धांत, आप आ गए हो क्या? हेलो। आप आ गए? यस यस। ओके। सो गाइस, मैंने आपके साथ वो राजकुमार वाला केस स्टडी शेयर किया था। ये केस स्टडी जो है, दिस वाज इन, ये आपके इसमें भी था, पीएसबी के लॉगिन में भी मिलेगा आपको, इन योर स्टडी मटेरियल। तो ये केस स्टडी एक सैंपल केस स्टडी है। ऐसा ही केस स्टडी आपको प्लान बनाने भी आता है। आपने देखा होगा जब आपको जनवरी का प्लान आया होगा, तो यू वुड हैव सीन कि केस स्टडी किस तरह का आता है। एंड सेम काइंड ऑफ केस स्टडी इज देयर फॉर दिस सैंपल ऑल्सो। अगर आप देखो, अगर आपने केस स्टडी को पढ़ा है, तो फिर यू वुड हैव सीन कि राजकुमार और लक्ष्मी एक कपल है जिनके दो बच्चे हैं, बोथ आर डॉटर्स, 18 एंड 16 रिस्पेक्टिवली।
राजकुमार की फैमिली है, उसके पेरेंट्स है जो एंसेस्ट्रल हाउस में रहते हैं, वेयर लक्ष्मी की मॉम नहीं है, डैड है जो उसके ब्रदर के साथ रहते हैं। तो उसके डैड डिपेंडेंट नहीं है। एट द सेम टाइम राजकुमार के भी जो फादर है उनको मंथली पेंशन आती है। तो वहां पे भी मतलब इट्स लाइक दे आर इन अ पोजिशन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। राजकुमार का अपना बिजनेस है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो, उसका अराउंड 42 लाख का उसका टर्नओवर है। लक्ष्मी का जो है उसकी इनकम है, मतलब व्हाट डू यू से, सैलरी है। सैलरी अगर आप देखोगे तो 99,500 जाता है पर मंथ अगर आप ऐड करोगे तो। एंड इसके अलावा ईपीएफ डिडक्ट होता है वो अलग। अपार्ट फ्रॉम दिस लक्ष्मी जो है उसको, लक्ष्मी और राजकुमार की एक प्रॉपर्टी भी है। वो प्रॉपर्टी से उनको रेंट भी आता है। ओके। एंड 20,000 रुपये कुछ रेंट आता है जो दोनों इक्वली शेयर करते हैं। तब क्या होता है कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का रूल पता है, इट्स लाइक कोरस रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, कि रेंट दोनों शेयर करेंगे, एट द सेम टाइम जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी दोनों बेयर करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उसमें होता है वो भी दोनों बेयर करेंगे। तो दैट इज हाउ द को ओनर्स वाला कैलकुलेशन विल अप्लाई ओवर हियर। लक्ष्मी एचआरए क्लेम करने के लिए 25,000 रुपीज उसके फादर इन लॉ को भी पे करती है एज अ रेंट टू सपोर्ट पेमेंट्स। उसके अलावा राजकुमार का अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट उसने खोला हुआ है, बिकॉज वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको पता है कि उसका और कोई सोर्स ऑफ रिटायरमेंट इनकम नहीं है। तो जैसे लक्ष्मी बिकॉज शी इज एम्प्लॉयड तो उसका प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, बट दैट इज नॉट द केस विद राजकुमार। तो ही हैज टू मैनेज हिज ओन थिंग। इसके अलावा दोनों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ऑर्डिनरी पॉलिसी है जो उनको मेच्योरिटी बेनिफिट देती है, जिसमें वो लोग दोनों प्रीमियम, दोनों मिलकर 75,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं। राजकुमार को 20 लाख का कवर है और लक्ष्मी को 10 लाख का कवर है। फिर उनके पास एक कार है जिसका लोन चल रहा है। एसेट्स का लिस्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से एसेट्स इनके पोर्टफोलियो में लेके रखे हैं इन्होंने। लाइबिलिटीज भी दी हुई है। ओके। एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि कितने एक्सपेंस कौन कौन से हेड में जाते हैं। एट द सेम टाइम आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है सो दैट इट विल हेल्प इन द कैलकुलेशन। नाउ एक बात समझो कि अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको यहाँ से रेट ऑफ रिटर्न रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में नहीं दिया है तभी आपको यहाँ से रेफर करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिक्विड फंड का रेट है 6%, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यहाँ पे तो 6 दिया है वहां पे 5 दिया है। अगर क्वेश्चन में 5 दिया है तो टेक 5 ओनली। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रेट ऑफ रिटर्न देन परस्यू देन रेफर दिस टेबल। एम आई क्लियर? Yes, यस। sir. हम्म। ठीक है। अब आइडियली इन्होंने सैंपल में 15 क्वेश्चंस दिए हैं। 15 क्वेश्चंस जस्ट टू गिव यू फील ऑफ द एग्जाम की किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये जो क्वेश्चंस है, ऐसा कोई इसमें बहुत बड़े बड़े ये नहीं है, मतलब दीज आर वेरी मैनेजेबल क्वेश्चंस, बहुत इजी टू डू है। इट इज जस्ट दैट आपको क्वेश्चन पे फोकस रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज ट्राइंग टू से, किस तरह से पैटर्न्स हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं विच इज अ वेरी फाइन क्वेश्चन ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। Rajkumar expects to accumulate in his PPF account at least 60 lakhs by his 60 years of age. ठीक है, 60 lakhs तक उसको accumulate करना है। Considering the annual rate of interest of PPF continuing to be 7.1%, तो 7.1% का annual PPF का rate है। He would invest these funds concurrently with Lakshmi's retirement upon her attaining age of 60 years। मतलब वो कब तक उसमें इन्वेस्टेड रहेगा पीपीएफ में, जब तक उसकी वाइफ जो है वो 60 की नहीं हो जाती। अब मुझे बताओ, करंटली जो एज है राजकुमार की वो 45 है, एंड एट द सेम टाइम उसकी वाइफ की एज इज 43। वो बोल रहा है कि व्हेन माय वाइफ विल टर्न 60 आई विल स्टे इन्वेस्टेड इन पीपीएफ। मतलब अप्रोक्सीमेटली बाय दैट टाइम राजकुमार की एज क्या होगी? 62, राइट? 65. 65 नहीं, 2 साल का ही फर्क है ना। 62 होगी। Okay, हाँ सर. टिल Okay, सच अ okay. टाइम, अब देखो आगे का लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। Next, till such a time the funds would stay invested in the PPF account extended without further contribution। अब यहाँ पे क्या मतलब है देखो, राजकुमार क्या बोल रहा है कि मैं अपनी 60 की एज तक इसमें फंड्स डालूंगा। मतलब राजकुमार जब 60 का हो जाएगा तब उन्हें
60 का होगा तब तक वो उसमें पैसे डालेगा, लेकिन उसके आगे के जो 2 साल है वो उस कंट्रीब्यूशन, वो उस फंड को होल्ड करेगा, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना आपको मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे? ठीक है। नाउ जब राजकुमार की एज 60 होगी, सॉरी 45 है अभी, तो उसकी वाइफ लक्ष्मी की एज है 43। वो बोल रहा है कि मैं डालूंगा 60 के एज तक, आई विल इन्वेस्ट। तो यहां तक वो कंकरेंटली इन्वेस्ट करता रहेगा। बाय दैट टाइम लक्ष्मी विल बी 58। पर वो बोल रहा है कि ये फंड मैं कब तक मेंटेन करूंगा, जब तक मेरी वाइफ की एज 60 नहीं हो जाती, मतलब लक्ष्मी की एज 60 नहीं हो जाती। तो जब लक्ष्मी 60 होगी, एट दैट टाइम राजकुमार विल बी 62। तो ये जो 2 साल है यहाँ पर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बस होल्ड करेगा। क्लियर? हाँ जी। ठीक। नाउ मूविंग फर्दर, the living expenses during retirement would be current monthly 57,500 considering annual inflation rate of 4% throughout। तो अभी का जो करंट मंथली एक्सपेंस है 57,500 है। देखो ये जो करंट एक्सपेंस है, ये आपको जो एक्सपेंस का ब्रेकअप केस स्टडी में दिया है उससे अलग है। तो अपने को इस पर फोकस नहीं करना है कि वहां क्या दिया और यहाँ क्या दिया। अगर क्वेश्चन में 57,500 बोला है तो इसी को लेके चलना है। तो 4% यहाँ का इन्फ्लेशन रेट है। ही इंटेंड्स टू कंट्रीब्यूट, हाउ मच इज इंटेंडिंग टू कंट्रीब्यूट? 1 लाख हाफ 50। ऑफ सच लिविंग एक्सपेंसेस थ्रू एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड इमीडिएट एन्युटी प्रोडक्ट। क्या कहना चाह रहा है वो? ही इंटेंड्स टू कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ सच लिविंग एक्सपेंसेस थ्रू एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड एन्युटी प्रोडक्ट। मतलब वो चाहता है कि मेरा जितना एक्सपेंसेस होगा उसका आधा एक्सपेंस एन्युटी प्रोडक्ट से आए। मतलब अगर 1 लाख रुपीज उसका एक्सपेंस है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो 50,000 रुपीज उसका एन्युटी में से आए। और वो एन्युटी कहाँ से बनी होगी? आप एन्युटी प्रोडक्ट में पैसा डालना पड़ेगा ना, टू गेट जनरेट रेगुलर इनकम। तो वो जो फंड होगा वो पीपीएफ अकाउंट में जो बैलेंस होगा उससे वो करेगा। मतलब 62 में वो पीपीएफ से पैसा निकालेगा, एंड देन ही विल बाय एन एन्युटी प्लान जहां से उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आएगा। अब इफ एन एनुअल रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 1.5% इज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब 1.5% का अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न है, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ काम में आएगा? दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि जो एन्युटी प्रोडक्ट होगा उसका भी रेट ऑफ रिटर्न होगा, एट द सेम टाइम आपका जो एक्सपेंस है उसका भी इन्फ्लेशन रेट होगा। Then contracted such an annuity, then up to what age will the annuity product sustain his part of retirement लिविंग एक्सपेंस? मतलब वो जानना चाहता है कि ये जो भी फंड मैं पीपीएफ से एन्युटी बाय करने में यूज कर रहा हूं, तो मेरे कितने साल के एक्सपेंसेस का वो बेयर कर पाएगा, मतलब कितने साल तक के एक्सपेंसेस मैं उस एन्युटी प्रोडक्ट में से ले पाऊंगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। ओके, समझ में आया? यस सर। हम्म। तो अगर आप देखो वो बोल रहा है कि मेरा 60 लाख जमा होगा बाय द एज ऑफ 60। ठीक है, फाइन, 60 लाख जमा होगा, लेकिन 60 लाख से आगे वो 2 साल और होल्ड करने वाला है। तो होल्ड करने वाला है तो वो फंड आगे ग्रो करेगा, तो कौन से रेट पे ग्रो करेगा? रियल रेट पे। रियल रेट पे कैसे ग्रो करता है? इन्वेस्टमेंट कब से रियल रेट पे ग्रो होने लगी? सिद्धांत? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। 7.1 से होगा। एग्जैक्टली, 7.1% पीपीएफ का रेट है।
तो आगे आप होल्ड भी करोगे तो वो पीपीआई रेट ऑफ रिटर्न पे ही ग्रो होगा ना, रियल रेट पे कैसे ग्रो होगा? तो 7.1% पे ग्रो होगा। तो अगर 60 के एज पे 60 लाख अगर फंड का बैलेंस है, बट वो फंड कब निकलने वाला है? 62 पे। तो 60 से लेके 62 पे 7.1% पे ग्रो होगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी इसकी? तो जो यहाँ पर दिया है 68,82,000, मतलब 2 साल होल्ड करके इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है। अब ये हो गया आपका पीपीएफ का अमाउंट। ये जो पैसा है, ये पैसा आप यूज करोगे किसके लिए? टू बाय एन्युटी प्रोडक्ट। नाउ उसके बाद आपके करंट मंथली एक्सपेंस कितने हैं? वो बोल रहा है कि मेरा करंट मंथली एक्सपेंस 57,500 है, लेकिन ये तो आज का खर्चा है। रिटायरमेंट तक कितना होगा? तो फ्रॉम 45 टू हाउ मेनी ईयर? टिल 62। ये टोटल 17 साल में इन्फ्लेशन रेट है, कौन से रेट पे ग्रो होता है? सॉरी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन से रेट पे ग्रो होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट। बराबर। यस। 4%। तो ये जो 57,500 है, ये तो मंथली एक्सपेंस है। ठीक है। इसको आप एनुअली कन्वर्ट करो। मैंने आपको मतलब वीडियो में भी बोला है कि जब आप लेवल 4 में कैलकुलेशंस करते हो, चाहे रिटायरमेंट की हो या इंश्योरेंस की हो या फिर ऐसे सम्स की हो, तो आपको मंथली एक्सपेंस को ईयरली में कन्वर्ट करना है। तो 57,500 इंटू 12, 6,90,000। तो आज का खर्चा है 6.9 लाख। तब का कितना होगा? इसको आप इन्फ्लेट करोगे 6.9 लाख को 17 साल के लिए, तो आता है 13,44,051। यही आपका आंसर। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 13,44,000, ये अप्रोक्सीमेट उसका एक्सपेंस रहने वाला है व्हेन दे आर प्लानिंग टू रिटायर। नाउ मूविंग अहेड। हाँ, मूविंग अहेड। इसका 13,44,000 ये पूरा का पूरा पीपीएफ में से प्लान कर रहा है क्या? नहीं, हाफ। हाफ कर रहा है। तो 13,44,000 का हाफ कितना होता है? 6,72,026 डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको मिल जाएगा। ये 6,72,000 उसको चाहिए किसमें से? पीपीएफ में जो पैसा हुआ है उसमें से। और पीपीएफ में जमा कितना हुआ है? 68,82,246। एग्जैक्टली exactly। तो 68,82,000 ये आपका पीपीएफ में से जमा हुआ है, ये आपका बनेगा प्रेजेंट वैल्यू। 6,72,000 ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपका बनेगा पीएमटी। ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में रहेगा बिकॉज ये मिलने वाला है। और क्योंकि उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए, तो अपने को रियल रेट ऑफ रिटर्न लेना पड़ेगा। तो ये रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका एन रहेगा 1.5%। और आपका क्या रहेगा? व्हाट डू यू से, फ्यूचर वैल्यू आपका 0 रहेगा। पी बाय वाई 1 रहेगा क्योंकि एनुअली चाहिए, और सी बाय वाई भी 1 रहेगा। मतलब पी बाय वाई ये कैलकुलेटर में, अगर आप एक्सेल में कर रहे हो तो आपको कुछ करना नहीं है। आपका बिगिन मोड में रहेगा कैलकुलेशन, और आपको क्या करना है? सॉरी, ये आई है, रियल रिटर्न नहीं है। और आपको एन, मतलब एन पर फाइंड करना है नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा 11। मतलब वो पूछ रहा है कि अप टू व्हाट एज, अगर आप यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, अप टू व्हाट एज विल द एन्युटी प्रोडक्ट सस्टेन टिल हिज रिटायरमेंट एक्सपेंस। तो उसकी एज जब एन्युटी स्टार्ट होगी तब होगी 62, और 11 साल तक ये एन्युटी प्रोडक्ट उसको पेमेंट देगा। तो उसकी क्या एज हो जाएगी बाय द टाइम ही विल, बाय द टाइम द एंटायर फंड विल एग्जॉस्ट? 73 ईयर्स। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? यस। मुना? हाँ क्लियर है। पक्का? हाँ हाँ पक्का क्लियर है। ठीक है, चलो।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, द इंटरेस्ट रेट ऑन द होम लोन अवेल्ड बाय द कपल इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 को क्या कहते हैं, होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है 8.9% पे। दे हैड द ऑप्शन टू ईदर पे अ हायर ईएमआई और पे द सेम ईएमआई फॉर एन इंक्रीज्ड टर्म। मतलब देखो क्या होता है, जब आपका रेट चेंज होता है ना, आपके पास एक दो ऑप्शन है। या तो आपका ईयर चेंज होता है, ड्यूरेशन चेंज होता है, या फिर आपका ईएमआई चेंज होता है। ठीक है। अब अगर ईएमआई चेंज हो रहा है मतलब व्हाट ऑब्वियस, अगर रेट बढ़ा है तो ईएमआई बढ़ेगा, रेट कम होता है तो ईएमआई कम होता है। और अगर आप ईएमआई सेम रखना चाहते हो, क्यों? क्योंकि कभी कभी बजट कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, तो यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ईएमआई। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि बार बार वो ईसीएस की फैसिलिटी में चेंज करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट चेंज। तो टू अवॉइड ऑल दिस स्टफ और रादर टीडियसनेस, क्या करते हैं कि आप ईएमआई सेम ही रखते हो। तो ये कपल क्या चाहता है, कपल ऑप्टेड फॉर इंक्रीज इन द टेन्योर ऑफ द लोन, बिकॉज ये नहीं चाहता कि ईएमआई चेंज हो, ये चाहता है कि टेन्योर मेरा बदले। तो इसको ये जानना है कि हाउ मेनी एडिशनल ईएमआई विल द कपल हैव टू पे ओइंग टू हिज इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट बाय द बैंक। कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, इसकी वजह से कपल का कितना ईएमआई बढ़ेगा। तो क्या लगता है, कोई समझा सकता है कि क्या स्टेप होंगे हमारे? क्या स्टेप्स होने चाहिए हमारे? पहले तो निकलना पड़ेगा ना कि कितना प्रिंसिपल रहा है, और उसके बाद इंक्रीज जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से हम्म। ईएमआई निकालना पड़ेगा। हम्म। और ईएमआई तो देखो आपका ऑलरेडी दिया है, बट फेयर इनफ, ईएमआई आप निकाल भी सकते हो। ईएमआई तो उन्होंने वैसे आपको दे ही दिया है। आपके अगर आप देखोगे, जो सेकंड पेज है जिसमें उन्होंने एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं, वहां पे उन्होंने होम लोन का ईएमआई भी मेंशन किया है। ठीक है। और उसी पेज में, सॉरी, फर्स्ट पेज में उन्होंने आपको, नहीं सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड पेज में उन्होंने आपको क्या कहते हैं, कब लोन चालू हुआ था वो भी दिया है। कि लोन वाज स्टार्टेड फ्रॉम मई 2016 में लोन लिया, पहला ईएमआई गया था जून 2016 से। ठीक है। और आपका ड्यूरेशन था 20 साल का। और ओरिजिनल ईएमआई 37,640 639 रुपीज कुछ है, वो है। और आपका जो ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न था वो था 8%। मिला आपको क्वेश्चन में वो? सॉरी, केस स्टडी में आपको मिला? हाँ सर मिल गया। हम्म। उसमें लिखा है देखो, एकदम लास्ट पैराग्राफ में ही सब लोन डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम्म। आइडियली या तो आप वो ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप जाएंगे, आपको कुछ नहीं। बट और एल्स यू कैन डायरेक्टली मूव कि कितना ईएमआई भरा है वर्सेस कितना बाकी है। नाउ अगर आप क्वेश्चन पे देखोगे ध्यान से, तो अगेन टाइमलाइन एक ड्रॉ करते हैं। लोन लिया कब था? मई 2016। 26 पहला ईएमआई कब शुरू हुआ? जून। राइट। तो ईएमआई स्टार्ट फ्रॉम जून। तो आपने 16-17 में कितना ईएमआई पे किया होगा? 10 ईएमआई पे किया होगा 16-17 में। हाँ। फिर 17-18 में कितना? 12। हम्म। 18-19 में 12। 19-20 में 12। 20-21 अगेन 12। 21-22 अगेन 12। 22-23 अगेन 12। एंड 23-24 में कितना ईएमआई पे किया होगा? 4। ठीक है। हाँ। तो आइडियली आपने कितने ईएमआई पे किए? 1 2 3 4 5 6, 72
प्लस ये 14, 86 ईएमआई पे कर दिए। अब ओरिजिनली ईएमआई कितने बाकी रहने चाहिए थे? अगर आपका 240 ईएमआई थे टोटल 20 साल के हिसाब से, तो 240 में से 86 चला गया तो बचा कितना? 150। 154 राइट। 4। ये आपका ओरिजिनल ईएमआई पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन रेट बढ़ा है, तो रेट बढ़ा है तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम बैलेंस निकाल लेंगे कि बाबा जो लोन हमने स्टार्ट किया था एट ओल्डर रेट, क्या बैलेंस है उसमें। तो 8% पे लोन था, 45 लाख का लोन था। आपका ईएमआई 37,639 था। अब आपके इसमें 186 ईएमआई चले गए तो बचा कितना? 36,16,000 कुछ आपका ईएमआई लोन अमाउंट इसमें बचा है, ठीक है। अब ये 36,16,000 है, इसके ऊपर आपका न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। अग्रीड? हाँ। तो ये आपका जो 13,16 है, अब क्या करोगे? आप सिर्फ इस जो आपका 36,16 जो भी है ये आपका बन जाएगा न्यू ईएमआई, व्हाट डू यू से, सॉरी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ईएमआई वही रहने वाला है बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग, खाली रेट चेंज होगा। खाली 8 की जगह 8.9 होगा। और आप एन पर फाइंड करोगे, मतलब ड्यूरेशन फाइंड करोगे। जब आप एन पर फाइंड करोगे तो आपको क्या आएगा? तो आपका एन पर में रेट क्या होगा जब फाइंड करोगे? तो रेट होगा 8.9%। पीवी आपका होगा 36,16,687 जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जिसपे ये न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। ईएमआई आपका होगा 37,639.8 जो भी हो, मतलब ये आपका पीएमटी होगा। फ्यूचर वैल्यू तो जीरो होता है लोन में, एंड मोड में होता है। और एन पर आपका कितना आएगा? एन पर आपका आएगा 168। 160.76 कुछ आता है, मतलब आप ऑलमोस्ट 169 पकड़ के चलो। तो 169 आपका आता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने से बड़ा है आपका ईएमआई? 168.76 माइनस 154 विच इज 14 पॉइंट। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं। तो देखो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि अप्रोक्सीमेटली 15 एडिशनल इंस्टॉलमेंट या एटलीस्ट 14 कंप्लीट एडिशनल इंस्टॉलमेंट। तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 15। एग्जैक्टली तो हमारे लिए आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15 एडिशनल इंस्टॉलमेंट। ओके, ठीक है। एटलीस्ट 14 क्यों नहीं रह सकता? क्लोजर्स देखना है ना आपको, क्लोजर्स क्या है। ऐसा तो ओके, नहीं है ना कि बट हम 14.1 है, 14.2 है। आपका आ रहा है 14.76 विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट टू 15। तो 15 तो ईएमआई जाएगा कि नहीं जाएगा? 15 तो EMI हाँ जाएगा। जाएगा ना, भले कम जाएगा एज कम्पेयर टू हम्म। द 14, बट जाएगा तो सही ना। यस। दैट इज वाई। ओके। ओके, उसके बाद कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you find that the couple is heavily underinsured for their income profile and liability of upcoming financial goal। ये तो कोई बोलने की भी बात नहीं है, मतलब ऑनेस्टली दिस इज समथिंग विच वी कैन सी। क्योंकि राजकुमार का गो इंश्योरेंस कवर है 20 लाख का, लक्ष्मी का है 10 लाख का। तो विदाउट इवन कैलकुलेटिंग वी कम टू नो दैट बोथ आर अंडर इंश्योर्ड। नाउ वन वे टू लुक एट द एडिक्वेसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली इनकम, कि भाई ये लोग इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक तरीका है देखने का फैमिली इनकम में। राजकुमार एंड लक्ष्मी रिस्पेक्टिवली आर लाइकली टू पे ₹4.5 लाख एंड 1.5 लाख इन इनकम टैक्स। कितना भर रहे हैं? 4.5 और 1.5 लाख इनकम टैक्स में भरने वाले करंट ईयर में।
फर्दर राजकुमार स्पेंड 10% ऑफ हिज पोस्ट टैक्स इनकम ऑन हिमसेल्फ। कितना? 10% ऑफ पोस्ट टैक्स इनकम अपने पे कर रहा है, मतलब टैक्स निकालने के बाद जो इनकम बचती है उसका 10% वो अपने आप पे स्पेंड कर रहा है। और यही लक्ष्मी जो है 25% स्पेंड कर रही है। बोथ आर एक्सपेक्टेड टू वर्क टिल their respective age of 60 years. The annual income growth considered for Rajkumar is 5% और लक्ष्मी का 7% है। What would be the additional insurance cover required? यहाँ पर आपको एडिशनल इंश्योरेंस पूछा है, टोटल इंश्योरेंस नहीं पूछा है। जब एडिशनल इंश्योरेंस पूछा हो तो पिछला जो आपका इंश्योरेंस है उसको माइनस कर देना है टोटल कवर में से। इनकम रिप्लेसमेंट मेथड से आपको फाइंड करना है। इफ द क्लेम अमाउंट गेट्स इन्वेस्टेड इन द रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट मतलब 5.5% का पर एनम का रिस्क फ्री रेट है, तो जानना है कि एडिशनल इंश्योरेंस कवर इनके लिए कितना लगेगा। तो पहले राजकुमार से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, राजकुमार के केस में इनकम उसकी कितनी है? अगर आप केस स्टडी का पहला वाला ही पेज देखोगे तो उसमें बताया है कि उसका बिलेबल अमाउंट है 42 lakhs का। ठीक है, अब 42 lakhs में से वो बोल रहा है कि मैं 4.5 लाख तो टैक्स भरूंगा, तो बचा कितना? 37.5 lakhs। अब बोल रहा है कि 37.5 लाख का जो 10% है वो मैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज करता हूं, मतलब 3,75,000। तो इवेंचुअली फैमिली के लिए कितना इनकम बच जाता है? 42 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 3.75 लाख, विच इज इक्वल टू 33,75,000। समझ में आया? और ये इनकम बट ऑब्वियस स्टैग्नेंट नहीं रहने वाला, इनकम ग्रो होने वाली है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है ही इज एक्सपेक्टिंग द इनकम टू ग्रो बाय 5% एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। और 5% है, और गॉड फॉरबिड अगर इसको कुछ आज हो जाता है तो इनका ऐसा प्लान है जो भी पैसा मिलेगा वो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा, और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट का रेट है 5.5%। अब मुझे बताओ, जब हम इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू में, और आपको इनकम का भी ग्रोथ रेट दिया होता है और इन्वेस्टमेंट का भी रेट दिया होता है, तो हम क्या रेट पे इंश्योरेंस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? रियल रियल रेट। रेट पे। एग्जैक्टली, रियल रेट। वही इन्होंने अगले स्टेप में किया है, रियल रेट फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है रियल रेट? 5.50 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1.05। ठीक है, अब ना, क्योंकि ये इनकम रिप्लेसमेंट मेथड है, मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड है, तो इनकम रिप्लेसमेंट मेथड में हम ड्यूरेशन कितना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए? जब तक उसका अर्निंग पीरियड रिटायरमेंट रहेगा। तक। एग्जैक्टली, रिटायरमेंट तक। तो इसके रिटायरमेंट में कितना है? 60 पे रिटायर होने वाला है, 60 माइनस 45 करंट एज है तो 15 साल। तो आपका एन रहेगा 15, आई आपका रहेगा ये रियल रेट ऑफ रिटर्न, और आपका जो पेमेंट है वो रहेगा 33,75,000। आपका जो मोड होगा वो बिगिन मोड में होगा, इंश्योरेंस हमेशा बिगिन मोड में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो आपका होगा वो ये रहेगा 4,89,79,000। ठीक है, अभी अगेन ये एडिशनल कवर बोल रहा है, इसके पास ऑलरेडी 20 लाख का कवर है, तो 4.89 में से 20 लाख निकाल दोगे तो बचेगा 4,69,00,000। ठीक है, तो ये एडिशनल कवर रिक्वायर्ड है। कोई डाउट है यहाँ पे? सिंपल है, या तो आपका लेवल 3 का ही सम है। नहीं। ये ठीक। अब आते हैं लक्ष्मी पे। अब लक्ष्मी की इनकम क्या है? देखो, लक्ष्मी के केस में अगर आप इनकम देखोगे तो लक्ष्मी की जो इनकम है, अगर आप फर्स्ट पेज का टोटल करोगे, इट इज 45,000 बेसिक सैलरी, 9,500 डीए मिल रहा है, 20,000 एचआरए मिल रहा है, 15,000 उसका कॉम्पेंसेटरी सिटी सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है वो मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको मिल रहा है 10,000 का, मतलब टोटल मिला के हुआ 99,500। लेकिन इसके अलावा उसका प्रोविडेंट फंड का भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, विच इज 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड एप्लीकेबल डीए। अभी 12% ऑफ बेसिक और एप्लीकेबल डीए जा रहा है, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए इसका?
एक तो डीए आप कौन सा लोगे, क्योंकि डीए यहाँ पर लिखा है 9,500, लेकिन ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो लिखा है 50% कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट। तो जब आप प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करोगे तो आप किस रेट पे करोगे, मतलब बेसिक और डीए कितना लोगे आप? हम्म 50% दिए बेसिक, लेना है। हाँ 45,000 है और डीए है 9,500, लेकिन क्लियरली स्पेसिफाइड है कि 50% ऑफ डीए इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट। तो आपको डीए 9,500 नहीं लेना है, 9,500 का 50% लेना है, विच इज 4,750। ठीक है, तो कितना होता है टोटल? 45,000 प्लस 4,750 इज इक्वल टू 49,750। इसके ऊपर आपका 12% ईपीएफ कैलकुलेट होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,750 इंटू 12%, कितना होता है? 5,970। 5,970 ये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है, तो साल का कितना हुआ? 71,640। अभी इसकी सैलरी कितनी है? सैलरी है 99,500। अगर आप टोटल करोगे तो इंटू 12 कितना होता है? 11,94,000। उसमें आप ये ऐड कर दोगे 71,640, तो कितना होता है? 12,656,4 640। 0 बराबर, ये आपका टोटल होता है। अभी एफपीएसबी ने सोल्यूशन में क्या किया है? एफपीएसबी ने सोल्यूशन में डीए के ऊपर पीएफ निकाला ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ बेसिक सैलरी पे पीएफ निकाला है। मतलब 45,000 का 12% कितना होता है? 5,000 5,400। बराबर। मतलब आपका 99,500 ये इनकम मंथली प्लस 5,400 ये हुआ कितना? हुआ 1,04,900 आई बिलीव। अगर आप इंटू 12 करोगे 1,04,900 तो आता है 12,58,800। क्लियर? जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतना पार्ट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हाँ 12 सर। लाख। हाँ ओके, मूविंग फॉरवर्ड। 12,58,800। अब उसमें से अगेन सेम चीज जो हमने राजकुमार के लिए की वो यहाँ पे भी अपने को करनी है। वो क्या करनी है कि पहले इसमें से टैक्स निकालना है। टैक्स कितना है? 12,58,800 माइनस 1.5 लाख वो भरने वाली, तो बचा कितना? 11,08,800। नाउ 11,08,800 का 25% शी इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर हर सेल्फ। कितना होता है? 277,200। मतलब 12,58,800 माइनस 1.5 लाख माइनस 277,200 इज इक्वल टू 8,31,600। तो जो चीज हमने राजकुमार के लिए की थी वही ये यहाँ भी करना है कि आपका जो पीएमटी रहेगा, पीएमटी रहेगा 8,31,600। ड्यूरेशन क्या रहेगा? अब देखो, 15 रिटायर राजकुमार के रिटायरमेंट के लिए 15 साल थे, लेकिन लक्ष्मी के रिटायरमेंट के लिए 17 साल है, क्योंकि 60 पे रिटायरमेंट है और 43 उसकी एज है, तो 17 हुआ। आए आपका रियल रेट ही आएगा। ठीक है, लेकिन रियल रेट कौन सा आएगा? देखो, 5.5% रिस्क फ्री रेट है, लेकिन इनकम का ग्रोथ रेट कितना है?
7%। लक्ष्मी का यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है 7%। तो 7% डिवाइडेड बाय 1.07, तो आपका नेगेटिव आएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। आपका बिगिन मोड होगा कैलकुलेशन में, और आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका क्या आएगा आंसर? आपका आंसर आएगा 1,58,65,442। अब अगेन क्योंकि एडिशनल इंश्योरेंस पूछा है तो इसमें से हम 10 लाख माइनस कर देंगे, तो बचेगा 1,48,65,442। क्लियर? तो कवर इस तरह से कितना हुआ? इस तरह से कवर हुआ 4.7 करोड़ फॉर राजकुमार एंड 1.49 करोड़ फॉर। तो इस तरह से क्या होता है आपका जो ईएमआई है, व्हाट डू यू से, 4.7 करोड़ आ गया, 1.5 करोड़ आ गया लक्ष्मी। इसमें कोई डाउट? नो सर। ग्रेट। ये आपका एजुकेशन वाला है। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? कम कर रहा हूँ तो हाँ हाँ दिख सर। रही। मतलब रीडेबल है ना? तो ऐसा तो नहीं कि रीडेबल नहीं है। नहीं नहीं है। ठीक है। नाउ अक्षरा का हायर एजुकेशन है लॉ यूनिवर्सिटी में। An amount of 3 lakh will be required annually for 5 years, escalating at 7% per annum। 7% के रेट पे बढ़ने वाला है वो। ठीक है। एज पर सर एन इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटेजी। एक क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ हेलो। हाँ बोलो ना। जो हमने वो रिवाइज कैलकुलेट किया था ना, वो टेन्योर लोन का, हाँ तो हाँ। उसमें दिया था क्वेश्चन में ऑलरेडी कि उसका कितना रहा हुआ है अभी कैपिटल, सॉरी लोन का। तो अगर वो निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल में? एक्सेल में प्रेजेंट वैल्यू वाला। आपको अपना एन कम कर देना है। 240 था, उसको 154 कर देना है। अच्छा ओके ठीक है। हाँ। ओके थैंक यू। तो अक्षरा का हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी में, 3 लाख रुपीज उसका अमाउंट है एनुअली, विच इज रिक्वायर्ड फॉर 5 years, एस्केलेटिंग एट 7% पर एनम। As per investment strategy, you suggest that rupees 5 lakh should be kept from direct stocks investment towards that goal। तो क्या बोला है कि आप ऐसा सजेस्ट कर रहे हो कि जो करंटली उसका स्टॉक का पोर्टफोलियो है 7.5 लाख का, राजकुमार का, उसमें से आप उसको बोल रहे हो 5 लाख साइड में रखो उसके लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एसआईपी स्टार्ट करो टू मीट द गोल। अब द फंड्स दस शैल बी यूटिलाइज्ड इन एन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो कहाँ इन्वेस्ट होगा? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। Towards a safer use of funds, the equivalent annual amount as required for the year of education will be switched 1 year prior to the goal in a liquid fund। मतलब क्या कर रहे हैं? अगर अगले साल पैसा लगने वाला है तो इसी साल उसको लिक्विड फंड में स्विच कर रहे हैं, ताकि एक अगले 1 साल में अगर मार्केट कुछ वॉलेटाइल हो जाता है तो इससे इनका एजुकेशन का फंड अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो लोग वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। What should be the amount of such monthly SIP if the same continues till the last switch of the fund? मतलब जब तक लास्ट स्विच नहीं हो जाता लिक्विड फंड में, तब तक अगर इनको कंटिन्यू करना है तो फिर उसके लिए इनको कितना करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? कैसे अप्रोच करेंगे सबको?
पहले तो हम्म, पहले तो इन्फ्लेशन एडजस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा हर साल का। हम्म। और वो एक साल पहले लिक्विड में डालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा उसका हर एक साल हम्म। का। और उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, लास्ट तक हो जाएगा ना, लास्ट ईयर तक। हम्म। तो उसका हमें SIP वैल्यू निकालना है। ठीक है, बराबर है। तो मतलब बेसिकली अपने को लिक्विड फंड में कितना जाने वाला है वो सब निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है। मोना मोना, आपको क्या लग रहा सर यही करेंगे, पहले सबको इन्फ्लेट कर देंगे और हर बार एक साल पहले का पीवी ले लेंगे, और फिर जो वो लिक्विड फंड की पीवी होगी है? हाँ, उसको हम डिस्काउंट करेंगे, मतलब उसको भी पीछे ले जाके फिर वहां से हमें पता चल जाएगा कितना कॉर्पस चाहिए। और वो जो होगा उसमें से, क्योंकि 5 लाख तो ऑलरेडी अपने फंड से विड्रॉ करने वाला है, तो उस अमाउंट को बराबर। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग उस पर हम निकाल ओके, देंगे उसकी पीएमटी। गॉट इट, समझा। ओके, चलो। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि अक्षरा जो है, अक्षरा इज द यंगर डॉटर। शी इज 16 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, ठीक है। 16 साल हम्म। उनकी एज है। तो हाँ। अप्रोक्सीमेटली इनको फंड्स कब लगने वाले हैं? आफ्टर 2 ईयर्स, 18। जब 18 हो जाएंगे तब, क्योंकि हाँ। 17 18 के इस आसपास आपका 12th क्लियर होता है। एंड पोस्ट दैट शी विल गो फॉर द हायर एजुकेशन विद अ लॉ कॉलेज। अब जब वो जाएंगे तब क्या होगा? ये टाइमलाइन है अक्षरा का। अक्षरा टुडे इज 16। 18 पे उनको पहला एक्सपेंस लगेगा, देन 19 पे सेकंड, 20 पे ये, 21 पे ये, देन 22 पे फिफ्थ। अब क्या हो रहा है कि जो 18 पे खर्चा लगेगा वो 17 में ही लिक्विड में डाला जा रहा है। जो 19 पे खर्चा लगेगा वो 18 में ही लिक्विड में डाला जा रहा है। जो 20 पे लगेगा वो 19 पे ही लिक्विड में जा रहा है। एंड सेम विथ 21, सेम विथ 22। तो इस तरह से आपका खर्चा लिक्विड में डाला जाएगा। नाउ ये लिक्विड में डालने के लिए लिक्विड का रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने क्या बोला है? लिक्विड का रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने कुछ बताया है क्या आपको क्वेश्चन में? 5.5 नहीं, क्वेश्चन में नहीं 5.5 दिया। बोला? नहीं ठीक, बोला है ना सिक्स कहीं पे? पॉइंट फाइव हाँ। 5.5 बोला है ना? हाँ, केस में मेंशन किया है, वो जो केस स्टडी है वहाँ है। हाँ। क्वेश्चन में तो तो नहीं है। 5.5 वहां पर लिक्विड में डाला जाएगा। नाउ एक समझो कि 5.5 में डाला जाएगा, मतलब अपने को एक चीज करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू फाइंड कि लिक्विड फंड में कितना जाएगा। अब पहले साल का खर्चा आज के हिसाब से 3 लाख है, बट डू यू थिंक कि आफ्टर 2 ईयर इट इज गोइंग टू बी द सेम? तो वो सेम नहीं रहने अ, वाला। 3 लाख है तो 2 साल के बाद क्या खर्चा होगा? इन्फ्लेशन रेट आपका है 7%। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपका खर्चा कितना होगा? 3,43,470। समझ में आया? 3,43,470 ये आपका होगा। अब ये अमाउंट लिक्विड में जाएगा तो कितना जाएगा? इसको हम डिस्काउंट करेंगे लिक्विड फंड के रेट से। कैसे करते हैं डिस्काउंट? देखो, इसके लिए वो सीएमपीडी का फॉर्मूला बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको एक एक साल के लिए कैलकुलेट करना है तो वो सब सीएमपीडी में जाके टाइम वेस्ट मत करो। जैसे अगर आपको 3 लाख का फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है 2 साल के बाद, तो 3 लाख इंटू 1.07 रेस टू 2। और अभी आपको इसको डिस्काउंट करना है लिक्विड फंड से एक साल के पहले की कितना रहेगा। तो आपको इसका आंसर आया 3,43,470। अब एक साल पहले लिक्विड में कितना डाला था पता करना है, तो 3,43,470 डिवाइडेड बाय 1.055 रेस टू, मतलब रेस टू कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही साल है। तो डिवाइड बाय 1.055 हम्म। करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3,25,594 मेरा पहला लिक्विड फंड में जाने वाला है। ओके। हाँ। उसके बाद अगेन इसको सेकेंड ईयर का फीस फाइंड करोगे तो अगेन 3,43,470 रे इंटू 1.07 करोगे तो आपको सेकेंड ईयर का फी मिल जाएगा, विच इज 3,67। हम्म। फिर 3,67 को आप अगेन 1 ईयर से डिस्काउंट करोगे डिवाइडेड बाय 1.055,
तो आपको लिक्विड फंड में कितना डालने वाले मिल हम्म, जाएगा। ऐसे करके आपके पास फर्स्ट ईयर में लिक्विड फंड कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, फोर्थ में कितना और फिफ्थ में कितना होगा, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है। हाँ सर। हाँ। अभी अपने को क्या करना है, अपने को अगर हम एक एक साल का देखो, इसने क्या बोला है एसआईपी फाइंड करनी है। अभी एसआईपी हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हर अमाउंट के लिए एसआईपी अलग अलग फाइंड करें, कि भाई ये मैं 2 साल के लिए, जो 2 साल के बाद हम्म, फंड लगने वाला है उसमें कितनी एसआईपी लगेगी, 1 साल के बाद फंड लगने वाला है उसमें कितनी एसआईपी लगेगी, 3 साल के बाद, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन क्या है, सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो। क्या कर लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करते हैं नेट प्रेजेंट। प्रेजेंट वैल्यू, कैश फंक्शन से, बराबर है। तो कैश फंक्शन में क्या रहता है, जब मैंने आपको बोला है कैश फंक्शन कब यूज होता है, कैश फंक्शन तब यूज होता है जब अलग अलग, क्या कहते हैं, या तो अनइवन ड्यूरेशन है या तो अमाउंट अलग अलग, जहां पर आप सीएमपीडी यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कैश फंक्शन में जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट, वो होगा 9.5%, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, कि कितना लगने हम्म, वाला है। तो रेट होगा ये। अब अगर आप देखोगे तो पहला लिक्विड फंड में कंट्रीब्यूशन जाने वाला है 17 के साल में, लेकिन 16 से लेकर 17, ये एक साल कुछ रहने वाला है क्या इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड में? नहीं। नहीं। तो आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो होगा 0, ठीक है। सेकेंड ईयर जो होगा ठीक। आपका कैश फंक्शन में वो होगा 3,25,000। थर्ड ईयर होगा 3,48,000। फोर्थ ईयर होगा आपका 3,72,000। फिफ्थ ईयर होगा आपका 3,98,000। सिक्स ईयर होगा आपका 4,26,000। तो इस तरह से आपका कैश फंक्शन होगा, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी फाइंड करना आता है ना एक्सेल में। हाँ सर। हाँ, तो हाँ। एनपीवी फाइंड करना है। मैं कैश फंक्शन यहाँ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग सदियों से, जिन लोग ये करते हैं कैल्सी यूज करते हैं, उनके लिए कैश फंक्शन, एक्सेल यूज कर रहे हो तो एनपीवी। एक सेकंड होल्ड ओके। करो।
हाँ, सॉरी। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब एनपीवी क्या आएगा? फर्स्ट ईयर जैसे मैंने कहा जीरो होगा। मैंने आपको बताया जीरो क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं जाने वाला है लिक्विड फंड में, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जाने वाला है। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऐसे करके 6 ईयर्स में आपके डेटा आएंगे। तो अगर आप 9.5% पे इन डेटा का एनपीवी निकालोगे तो आपको आएगा 14,20,000। ठीक है, किसी ने ट्राई किया इन द मीन? हाँ सर, हो गया था। आ गया था ना? अब हाँ 14,20,000 में से अभी क्लाइंट के पास कितना रेडी है? 5 लाख। 5 लाख रेडी है। 5 लाख रेडी है, तो व्हाट डू यू से, आपका बचेगा कितना? 9,20,000 जो उसको जमा करना है। तो 9,20,000 के लिए आपको कितना एसआईपी लगेगा? अभी आपने एसआईपी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया होगा? किया है या नहीं ट्राई किया? कर लिया, हो गया कैलकुलेट। तो 19,000 आ गया था। हाँ सर, आ गया है। सिद्धांत आपको? नहीं, मेरा नहीं आया, मैंने नहीं ट्राई किया था। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो 9,20,000 है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। आपका ड्यूरेशन जो है 5 साल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका कुछ नहीं जा रहा है लिक्विड में। उसके बाद आपका लास्ट लिक्विड फंड में जाने तक के 4 साल, मतलब 5 ईयर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि 5 साल का खर्चा है। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट लिक्विड फंड में जाएगी वो कब जाएगी? फिफ्थ ईयर से पहले, फोर्थ ईयर में जाएगी। ठीक है, तो वो 4 साल, और अभी का जो वेकेंट 1 ईयर है वो 5 साल का ड्यूरेशन। और रेट होगा अगेन 9.5%, क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जा रहा है। और आपको मिलेगा कितना? टीएमटी 19,000 रुपीज। इसमें किसी को कोई डाउट है? हम्म। पक्का? हाँ सर, एकदम क्लियर है। तो फिर आप अटक कहाँ रहे थे? तब तो क्लियर है। मेरे को इन क्वेश्चन, हाँ मैं बता रही हूँ, एक्चुअली मुझे सारे क्वेश्चंस में नहीं है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये शुरू के जो आपने बताए क्लियर थे। फिफ्थ हाँ क्वेश्चन जो है उसमें मैं एक सेकंड उस पर स्विच कर लूँ, उसमें जो मोरेटोरियम पीरियड है ना सर, 2 साल का, हाँ। वो वैल्यू सिर्फ नहीं समझ आई कैसे आई है, बाकी सारा कैलकुलेशन हो गया था। उसमें जो है 27,97,498, ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई कैसे, ये कैसे ठीक है, आई वैल्यू। ठीक। तो फॉर जानवीज हायर एजुकेशन गोल ऑफ 4 years due immediately, they are contemplating taking an education loan which the bank shall disburse every year in beginning coincident with the use। जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे बैंक डिसबर्स करते जाएगा, क्योंकि एजुकेशन लोन में ऐसा ही होता हम्म। है। द रीपेमेंट ऑफ द लोन वुड बिगिन अ ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द डिसबर्सल। मतलब जब सारा डिसबर्सल हो जाएगा उसके 1 साल बाद ईएमआई शुरू होगी। द इंस्टॉलमेंट्स disbursed हाँ। would attract an 8% rate of interest per annum, and the interest would accumulate to make the principal repayable in 7 years in monthly EMI। ठीक है, 8% पे उनका इंटरेस्ट अट्रैक्ट होगा उसमें, और 7 साल में प्रिंसिपल रिपेमेंट करना हम्म। है एट 8% पर एनम। अगेन इंटरेस्ट तब भी हाँ। 8% ही रहेगा जब ईएमआई शुरू होगा। द एनुअल फी पेबल इमीडिएटली 5 लाख रुपीज। मतलब आज फर्स्ट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन है जानवी का, क्योंकि जानवी 18 ईयर्स की है और वो इमीडिएटली उसका हायर एजुकेशन शुरू हो रहा है, हम्म। तो पहला जो डिसबर्समेंट होगा 5 लाख का होगा। और इट इज एक्सपेक्टेड टू एस्केलेट हम्म। एट 10% पर एनम। अब देखो, ये जो है ना, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपका इंटरेस्ट, मतलब ओके। जो बाय द टाइम आपका जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है, जब तक आपका लोन खत्म होगा तब तक आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले गया आपका 5 लाख रुपए डिसबर्समेंट, ठीक है, ईयर 1 में। अब सेकेंड ईयर में जब आपका डिसबर्समेंट होगा तब आपका लोन का बैलेंस क्या होगा? तब होगा 10,90,000। 10,90,000 कैसे निकाला आपने? पहले क्योंकि पांच पहले लाख साल किया का था। हाँ, वो हाँ, फिर उस पे पाँच पांच को लाख पे इन्फ्लेट कर देंगे। 8% इंटरेस्ट कितना प्लस, परसेंट? 8%, हाँ। हाँ, प्लस नेक्स्ट ईयर का 5.5 लाख, बराबर। हाँ। अब 5 लाख हाँ। प्लस हाँ। 5 लाख 8% मतलब होता है 5.4 लाख प्लस 5.5 लाख। हाँ। तो आपका सेकेंड ईयर तक डिसबर्सल हुआ बस। 10.9। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा? नेक्स्ट ईयर में अगेन जो मैंने आपको ट्रिक बताया,
एक साल से इंटरेस्ट बढ़ाना है, 5.4 लाख इंटू वन हाँ पॉइंट जीरो एट रेस करोगे तो आपको पहले साल के लोन का थर्ड ईयर का वैल्यू मिल जाए। फिर हाँ, वो 583। 5.5 लाख पे अगेन 1.08 करोगे तो सेकेंड ईयर के लोन हम्म। थर्ड पे वैल्यू मिल जाएगा, और फ्रेश 6.5 लाख। ठीक है, क्योंकि 10% पे बढ़ रहा है तो 5 लाख का 5.5 लाख हुआ, 5.5 लाख का 6,05,000 हुआ 10% पे बढ़ के, और इसका 6,65,000 हुआ, तो ये सब 10% पे बढ़ रहा है। सिद्धांत आई होप आपको समझ रहा है, नहीं समझा तो बोलना। हाँ समझ तो रहा है, बट अगर मैं पहले साल में लोन लूंगा तो हाँ, ठीक है, अगर आपने तीसरे साल में निकाला तो पहले साल का दूसरे साल में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या? आ रहा है ना, वही तो कर रहा हूँ मैं, ये देखो ना, 5.4 लाख पे 1.08 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 5 लाख पे थोड़ी किया है। अच्छा। अच्छा। ओके। तो 5 लाख की जो वैल्यू सेकेंड ईयर में थी 5.4 लाख हो गई, तो थर्ड ईयर पे मैंने ठीक। 5.4 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ओके ठीक है ठीक। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड ईयर का था उसके लिए तो एक ही साल ग्रो हुआ है ना वो, तो उसका वन यस। पॉइंट जीरो एट तो उसका ओके जो समझ भी आएगा वह 5,94,000 कुछ आता है। अब लास्ट ईयर जब होगा तब लास्ट ईयर तक क्या होगा, आपका ये जो है 5,04 लाख इंटू 1.08, ये आपका कुछ 5,83,200 हो जाता है। तो आपका 5,83,200 के ऊपर 1.08 होगा, इधर 5.94 लाख के ऊपर 1.08 होगा, प्लस 6,05,000 के ऊपर सिक्स 1.08 होगा, और लास्ट वाला 6,65,000। ठीक है, तो इस हाँ। तरह से पहले साल में आपका गया 5 लाख, दूसरे साल में गया 10,90,000, थर्ड ईयर में 17,82,000 हो गया। कैसे 17,82,000 हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे वर्किंग किया इसका ऐड करते जाओगे तो ये अमाउंट मिलता जाएगा, और लास्ट ईयर तक हो गया 25,90,276। ये हुआ लोन का डिसबर्सल। अब ईएमआई कब शुरू हो रही है, ईएमआई शुरू हो रही है आफ्टर दूसरे 1 ईयर फ्रॉम लास्ट डिसबर्सल। तो लास्ट जब डिसबर्सल हुआ तब लोन का बैलेंस था 25,90,000। तो एक साल के बाद हो रहा है ना, तो एक साल के बाद का आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 25,90,276 इंटू 1.08 करोगे, मतलब एक साल का इंटरेस्ट और जोड़ दोगे तो 27,97,000 मिलेगा आपको। समझ में आया मोना? हाँ सर, समझ गई। तो मैं इसको फिर एक्चुअली आप, हर बार 2 साल हाँ कर बोल, रही थी, तभी नहीं आ रहा था। नहीं 2 साल नहीं करना है ना, हम पिछले साल का तो किया ही है ना। सब हाँ। हर साल के इंटरेस्ट के गैप में एक एक साल का ही फर्क है। हम्म। तो ठीक है। आपको ईएमआई कैलकुलेट करना आसान है, आपका रेट ऑफ हाँ, वो इंटरेस्ट तो तो हो सेम ही गया था। रहने वाला है। हम्म। ठीक है, 27,97,000 ये आपका लोन अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, हाँ। और आपका एन पर रहेगा 7 साल 84। आपको जाके खाली पीएमटी सॉल्व करना है, 43,602। सिद्धांत ठीक है? हाँ सर ठीक। ग्रेट। अच्छा, जो प्रीवियस वाला हमने देखा ना, हाँ जो उसका एजुकेशन का ही था ना, नाइनटीन हाँ थाउजेंड का कुछ हाँ हाँ। पीएमटी आया था। तो उसमें जो व्हाट इज द मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला, क्या रह पीएमटी सकता है वाला ही है उसमें? ना? नहीं नहीं, उसमें नहीं बोल रहा। हमने जो निकाला ना उसमें पीवी निकाला लिक्विड में, और जो अपने पास 5 लाख था तो उसको हम्म, माइनस करके जो आया उसमें हम लोग पीएमटी निकाल बराबर। रहे हैं उसमें। हाँ, हम्म, तो उसमें उससे अच्छा मतलब परफेक्ट मुझे लगता है कि हर एक साल का हम लोग पीएमटी निकाले हर एक साल के लिए, वो ज्यादा हाँ। परफेक्ट रह सकता है ना? सी, ऐसा नहीं होगा कि अगर हम मेथड चेंज कर रहे हैं तो आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप हर एक हाँ। साल का भी करोगे तो आपका 5 एसआईपी निकलेगा, और 5 एसआईपी का टोटल हम्म, कर दोगे तो एवरेज यही आने वाला अच्छा तो है। पहले दो ये भी तीन साल एक्यूरेट ही एसआईपी ज्यादा रहेगी, लास्ट एक दो साल एसआईपी कम रहेगी, लेकिन एवरेज यही आने वाला है। लेकिन आप क्लाइंट को बार बार ये नहीं बोल सकते ना कि आप एसआईपी ऑल्टर करो। है। अच्छा। क्लाइंट क्या बोलेगा, मैं 20,000 डालता हूं, मेरे को जब जब लगेगा तब तब मेरे को ये अमाउंट निकाल के दो।
तब आप उसको ये लॉजिक नहीं बैठाने बैठ सकते ना कि अरे नहीं सर, आपको दूसरे साल के लिए इतना एसआईपी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस। तो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग थिंग, जिसमें क्लाइंट को भी चीजें समझ में आए, क्योंकि क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेकेंड ईयर के लिए कितना एसआईपी लगेगा, थर्ड के लिए कितना। वो बोलेगा मेरे बच्चे का एजुकेशन गोल ये है, मेरे को ये मीट करके देना है, आप बताओ कि मेरे को कितना एसआईपी लगेगा। ओके। तो अब उसको आप बोलोगे कि 19,000 का एसआईपी लगेगा, वो 19,000 करेगा। एज एंड वेन द फंड विल गेट एक्यूमुलेटेड, आप अपना शिफ्टिंग वाला काम करते जाओ। ओके। ठीक है। अपने यस। को कैलकुलेशंस के साथ साथ अपने को कन्वीनियंस भी देख। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करोगे तो क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं आएगा, या उसका मतलब क्या कहते हैं ना, समझना है उसके समझ के बाहर हो जाएगा, और समझ के बाहर हो जाता है तो क्लाइंट मतलब फिर ऐसा हो जाता है कि अरे ठीक है, अब पता नहीं करूँ नहीं करूँ, आप बोल रहे हो ऐसा। राइट राइट। जैसे आप ईएमआई लेते हो, लोन करते हो, तो लोन में आपको ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि या तो आप ईएमआई चेंज करो या टेन्योर चेंज करो? क्योंकि मालूम है ईएमआई चेंज करना होगा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बार बार वो ईसीएस का इशू आएगा। बराबर है कि नहीं? यस यस। तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है। तो कन्वीनियंस इज ऑल्सो समथिंग टू बी टॉट अबाउट। एंड बट ऑब्वियस, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट कम है और रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो आपका जो एक्यूमुलेशन है वो तो होते ही रहेगा जो होना है टारगेटेड। अब नेक्स्ट, टैक्स वाला। राजकुमार हैज बीन अवेलिंग ओल्ड टैक्स रेजिम टू पे इनकम टैक्स। You ask him to consider opting for presumptive taxation under 44 ADA for assessment year 24-25, मतलब 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है। Considering 1.5 lakh towards deductions under chapter 6 and 75,000 towards share of loss from house property, what beneficial difference do you attribute? मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ उसके लिए टैक्स कम होगा, मतलब उसके लिए कन्वीनियंट क्या होगा, 44 एडीए ऑप्ट करना कन्वीनियंट होगा, या नॉर्मली जिस तरह से स्लैब रेट से टैक्स बढ़ता है वो करना कन्वीनियंट होगा। क्योंकि देखो, जब आप नॉर्मली करते हो तो वहां पर, जैसे राजकुमार के केस में 42 लाख इनकम है, तो 42 लाख पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर दिस डिडक्शन, ये 1.5 लाख निकालने के बाद, एंड व्हाट डू यू से, आपका 75,000 लोन निकालने के बाद, वहां पर आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप 44 एडीए करते हो तो आपको भी पता है कि प्रोफेशनल्स को 50% का प्रॉफिट मिनिमम दिखाने का बेनिफिट होता है। यस और नो? यस। तो आपको वही करना है, रिस्पेक्टिव मेथड से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इनकम दिया नहीं है तो हम इनकम वही लेंगे केस स्टडी में दिया है, विच इज 42 लाख। वो इनकम लेंगे, उसमें से हम ये डिडक्शन माइनस करेंगे। अब एफपीएसबी के सोल्यूशन में एक इशू है। इशू क्या है? इशू ये है कि इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया हुआ है 50,000 का, दोनों जगहों पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है। स्टैंडर्ड हाँ डिडक्शन मुझे वही। बताओ कब लिया जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सैलरी के केस में लिया जाता है। एग्जैक्टली exactly। और क्लियरली क्या बोला गया है कि वो फ्रीलांसर है, यस। तो फ्रीलांसर को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना, चाहे आप 44 एडीए से करो, 44 एडीए में तो सवाल ही नहीं उठता है, या फिर आप नॉर्मली एज पर स्लैब रेट करो। यस। ठीक है। हाँ। ओके, तो दैट इज हाउ इट इज। तो अगर आप निकालोगे तो 42 लाख इनकम है, 44 एडीए में आपको 50% प्रॉफिट दिखाना है, और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना नहीं है। आपका दो डिडक्शन होंगे, एक आपका 1.5 लाख रुपया जाएगा और 75,000 जाएगा। तो प्रॉफिट क्या बचेगा आपका? 21 लाख माइनस 1.5 लाख।
19,50,000 1950। माइनस 75,000, 18,75,000। यहाँ पे देखो क्या आया, 18,25,000 आया, बराबर है। तो 18,25,000 तो नहीं आएगा, 75 आएगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले डिडक्शन रहे। लेने दें। हाँ, यस। और उस पे अगर आप स्लैब रेट के हिसाब से कंप्यूट करोगे ओल्ड रेजिम में, तो आपका 3,60,000 प्लस एजुकेशन सेस, मतलब ये ऑब्वियसली टैक्स फिगर अलग है, बट जो आएगा वो आपका टैक्स फिगर होगा। एंड अगर आप नॉर्मल वे से जाते हो, तो नॉर्मल वे में क्या होगा, 42 लाख में से 1,75,000 वो जाएगा और 1,50,000 जाएगा, मतलब 2,25,000। तो आपका इनकम रहेगा 39,75,000। 39,75,000 आपका इनकम रहेगा, और उस पर आप टैक्स निकालोगे एज पर स्लैब रेट। क्लियर है? यस। कितना होगा, 42 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 75,000 विच इज इक्वल टू 39.75। तो उसके ऊपर आपको एज पर स्लैब रेट टैक्स निकालना है। तो क्या है, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड 10 लाख टू 39.75 लाख होगा 30%। फिर एजुकेशन से ऐड करो, आपको पता चलेगा कि 44 ADA में टैक्स कम आ रहा है, आप अपने क्लाइंट को अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकते हो। ओके। समझ में आया? यस। तो दिस वाज अबाउट